Okay, so today we will be studying about Guillain-Barré syndrome. It's also known as Landrace paralysis. ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क क्वेश्चन है मेडिकल कॉलेज एग्जाम में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन में इसका लिख सकते हैं कि सबसे पहले इट्स ऑल्सो नोन एज लैंड्रेस पैरालिसिस। इसको लैंड्रेस पैरालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन फीचर क्या है कि इसमें मसल वीकनेस होता है। ठीक है, रैपिड ऑनसेट ऑफ मसल वीकनेस क्यों होता है? क्योंकि डैमेज हो जाता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के डैमेज की वजह से वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम देख लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ से जितनी भी क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व सब निकल रही, ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर डैमेज होगा तो वहाँ पे इम्पल्स नहीं पहुँचा पाएगा मसल्स में, जिसकी वजह से मसल वीकनेस भी हो जाती है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बाहर जो माइलिन लेयर होती है उसको डैमेज कर देता है। गुइलियन-बेयर सिंड्रोम रेयर तो है, लेकिन सीरियस ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो किसी भी एटियोलॉजी की वजह से हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो खुद के हेल्दी सेल्स को, बॉडी के हेल्दी सेल्स को, हेल्दी टिश्यू को डैमेज करने लगता है। तो गुइलियन-बेयर सिंड्रोम भी एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि ये खुद के पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करके अल्टीमेटली मसल वीकनेस और पैरालिसिस लीड करता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ GBS। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। इसके शॉर्टकट याद कर लीजिए, AIDP, AMAN, उसमें एक S लगा दीजिए। थर्ड वन में सेंसरी इन्वॉल्व है, AMSAN और MFS। ठीक है, तो पहला जो इसका फुल फॉर्म है AIDP, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, एंड बस मोटर के अलावा सेंसरी आ गया तो एक्यूट मोटर एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, एंड द लास्ट वन मिलर-फिशर सिंड्रोम। अब इसके पैथोलॉजी में देख लेते हैं। पैथोलॉजी में क्या होता है कि एटियोलॉजिकल फैक्टर जो भी थे, कंपाइलोबैक्टर जेजिनी, साइटोमेगैलोवायरस, वो आके अफेक्ट करते हैं नर्व को, और नर्व में चाहे तो अगर AMN टाइप वाला है तो वो अटैक करता है दो स्वान सेल के बीच, नोड ऑफ रैनबियर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जाके बाइंड करता है। और अगर AIDP है तो एक AIDP स्वान सेल पे जाके अटैक करता है। ठीक है, और वो फर्दर जाके पेरिफेरल नर्व को डैमेज करता है और उसकी वजह से अल्टीमेट लीड होता है मसल वीकनेस। ठीक है, ये चार टाइप हमने देखा, AIDP, AMAN एंड AMSAN, इसमें सेंसरी इंक्लूडेड है, एंड MFS, मिलर-फिशर सिंड्रोम। सबसे पहले देखते हैं AIDP। AIDP में क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, इसमें सेंसरी सिम्टम्स आते हैं, मसल वीकनेस आते हैं, ऑफन इसमें क्रेनियल नर्व वीकनेस होती है और ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप का GBS है। ठीक है, और ये मेनली देखा जाता है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में। दूसरा है अमन। अमन में क्या है कि ये इसमें क्या होता है, अभी हमने देखा ऊपर कि नोड ऑफ रैनवियर डिजेनरेशन हो रहा था, यहाँ देखा हमने क्या। एमन में क्या होता है, मेनली जो अफेक्ट होता है वो नोड ऑफ रैनवियर होता है। ठीक है, तो इसमें नोड ऑफ रैनवियर डिजेनरेशन होता है इम्यून अटैक की वजह से। 1 से 2 वीक के बाद, इन्फेक्शन होने के 1 से 2 वीक के बाद डिजेनरेशन स्टार्ट होने लगता है। इसमें सिर्फ मोटर फाइबर इन्वॉल्व होते हैं, और इसको चाइनीज़ पैरालिटिक सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि ये चाइना और जापान में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। अब थर्ड वन है एक्यूट मोटर एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। ये जो रेयरेस्ट टाइप का GBS होता है, ये सिमिलर होता है अमन के, क्योंकि इसमें मोटर एंड सेंसरी दोनों इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो मोटर तो सेम अमन के तरह है, बस इसमें एक्स्ट्रा सेंसरी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और ये जल्दी ठीक नहीं होता है, वेरी पुअर प्रोग्नोसिस है इसका। और अब है लास्ट वन मिलर-फिशर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें इसके जो 3 ट्रायड है मेनली इसके सिम्टम्स, एटैक्सिया है, ठीक है, आई मसल वीकनेस एंड ए रिफ्लेक्सिया, लेकिन इसमें लिम्ब वीकनेस नहीं होती है। ठीक है, एटेक्सिया मतलब पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, आई मसल का वीकनेस होता है, ए रिफ्लेक्सिया उसमें प्रॉपर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स नहीं आता है। इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या होता है, CNS का, क्रेनियल नर्व इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, 3rd, 4th, 6th, ये 3 क्रेनियल नर्व इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसके वजह से ये 3 क्लिनिकल फीचर मैंने आपको बताया ये आज में देखने को मिलता है। अब ये ओवरऑल क्लिनिकल फीचर है कि सेंसरी में क्या क्या देखने को मिलेगा, प्रिकिंग, पिंस, नीडल, सेंसेशन इन फिंगर, टोज, एंकल एंड रिस्ट,
वीकनेस होगा लेग्स में जो कि स्प्रेड करेगा अपर बॉडी में। इनएबिलिटी टू वॉक और क्लाइम स्टेयर्स नहीं चढ़ पाएगा, वॉक नहीं कर पाएगा। डिफ़िकल्टी विथ आई और फेशियल मूवमेंट, क्योंकि क्रेनियल नर्व से ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए उसका आई और फेशियल मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। स्पीकिंग, चूइंग, सॉलोइंग, ये सब डिफ़िकल्टी भी होगा। और सीवियर पेन होगा, एक ही क्रैम्प लाइक, जो कि नाइट में और वर्स होता जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा जिसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ भी होगी। और 9th एंड 10th नर्व पैल्सी भी होगा, जो कि कॉमनली चिल्ड्रन में देखा जाता है। और एडल्ट में जो है 7th क्रेनियल नर्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या, अब डायग्नोसिस के लिए बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर भी करते हैं कि प्रोग्रेसिव रिलेटिव सिमेट्रिकल वीकनेस होना चाहिए 2 और मोर लिम्ब का ड्यू टू न्यूरोपैथी, एरिफ्लेक्सिया होना चाहिए, डिसऑर्डर कोर्स लेस देन 4 वीक होना चाहिए। डायग्नोसिस में क्या है, डायग्नोसिस में यूजुअली बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कि प्रोग्रेसिव असेंडिंग वीकनेस की नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा था, मैंने बताया आपको टो से शुरू होकर ऊपर ग्लूटियस तक आ रहा था, तो असेंडिंग वीकनेस होना चाहिए, एरिफ्लेक्सिया होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं कि असेंडिंग मोटर वीकनेस देखा जा रहा है कि नहीं, एरिफ्लेक्सिया के साथ ऊपर ही जो हमने पढ़ा, ये इसका हॉलमार्क साइन है एरिफ्लेक्सिया। ठीक है, ब्लड एग्जामिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन में हम करते हैं CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR करते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक करते हैं, लीवर टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट सब चेक करते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में MRI करा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो लास्ट सेगमेंट होता है यहाँ पे कॉर्डा इक्वाइना, उसकी थिकनिंग देखने के लिए मिलेगी। लंबर पंक्चर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम इसमें प्लाज्मा फेरेसिस कराते हैं। ठीक है, और क्या कराते हैं कि ये इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम ही उस पर अटैक कर रही है। प्लाज्मा फेरेसिस में उसको प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी उसकी खुद पे अटैक कर रही है, उसको हम लोग चेंज करते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में ये सब कराते हैं। मेनली इसमें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पेशेंट के ओवरऑल इंडिपेंडेंस और उसके ADLs के लिए, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, उसको इम्प्रूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसमें ये सब करते हैं कि पेशेंट की इंडिपेंडेंस लाते हैं, उसका नॉर्मल मूवमेंट रिट्रेन करते हैं, पेशेंट को टीच करते हैं कि कैसे अपने एक्टिविटी डिफरेंट वे में परफॉर्म करे, मसल स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। ठीक है, और क्या कराते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते हैं, जो भी उसकी मसल टाइट हो गई है, सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर हो गया है, उसको ट्रीट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, उसकी पॉस्चर लाइंग में, सिटिंग में, स्टैंडिंग में, स्लीपिंग में इंक्रीज़ करते हैं पेशेंट मोबिलिटी और इंक्रीज़ करते हैं बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये था हमारा शॉर्ट टॉपिक गुइलेन-बेयर सिंड्रोम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू गिव अ लाइक।